के बन रहे हो सिर्फ आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ आवाज नहीं आ रही है। चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल? वॉइस आ रही है भी सभी को? ओके, सो लेट बी स्टार्ट। हम लोग प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले प्रोनाउन का नेक्स्ट चैप्टर रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, अभी तक अपन ने जितना देखा था उसके आगे अपन रिलेटिव प्रोनाउंस की बात करते हैं। सबसे पहली चीज, रिलेटिव प्रोनाउंस होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज द रिलेटिव प्रोनाउंस। आपके रिलेटिव प्रोनाउंस की अगर हम बात करें तो जैसा कि नाम है रिलेटिव, मतलब रिलेट करना। रिलेट का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, किसी भी दो चीज को जोड़ा जाए तो उसको रिलेट कहते हैं। ठीक, इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस की। तो रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग किस तरीके से सेंटेंस में किया जाए और किस तरीके से एग्जाम में आता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले ओवरऑल अगर हम बात करें कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, तो जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी वाक्य के दो भागों को जोड़ने के लिए किया जाए, ठीक है, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो सबसे पहले हम रिलेटिव प्रोनाउंस में बात करेंगे लेकर के हु को। ठीक है, तो जैसा कि सभी जानते हैं कि इस WH वर्ड हु को हम लोग एज अ क्वेश्चंस में लेते हैं कौन, है ना। लेकिन जब हम इसको दो सेंटेंस के बीच में एक रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह यूज करते हैं तो इसकी मीनिंग क्या निकलती है? जो। क्या निकलती है? जो या फिर जिसने। ठीक है, जो या फिर जिसने। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें हु को लेकर के, तो याद रखिएगा ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह यूज होगा। और किसके लिए लगता है ये आपका? पर्सन्स के लिए। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पर्सन यानी कि लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग नहीं होता। सेम एज विच। वेरी गुड। सो विच का जब प्रयोग करोगे, देखिए विच है, हु है, हुम है, व्हाट है, दैट है, ये सब आपके रिलेटिव प्रोनाउंस है। हम लोग एक एक करके सारे रिलेटिव प्रोनाउंस को देखेंगे और किस तरीके से उसके क्या रूल्स है वो भी जानेंगे। तो आप लोग भी शॉर्ट में जो मैं रूल्स आपको बताते जा रहा हूं वो आप अपने बुक्स में नोट करते जाइएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब हम लोग टेस्ट लगाने बैठते हैं तो शॉर्टली वो नोट्स आपके काम आते हैं। और एक बार अगर आपने वो प्रैक्टिस कर ली तो दोबारा ये कंफ्यूजन नहीं होता कि सर एग्जाम के टाइम में कैसे फाइंड करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपसे कहा है जो चीज हम बार बार देखते हैं और जो चीज हम बार बार सॉल्व करते हैं वो कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाता है कि हाँ ये तो ऐसा ही चलता है। ठीक, अगर यहां पर अगर मैं लिख दूं आई इज सुरेश, ठीक है, तो आप देखते ही साथ पहचान जाओगे कि सर ये इज गलत है। क्यों? क्योंकि आपने तो बताया था कि आई के साथ एम आता है, तो आई एम सुरेश ना कि आई इज सुरेश। ये कैसे पता चला? क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो चुकी है इसीलिए। ठीक है, तो आई इज सुरेश नहीं, आई एम सुरेश। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस की। तो पहला रिलेटिव प्रोनाउंस है आपका हु। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस में। ठीक है,
रूल नंबर फर्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। सबसे पहले अगर हम रिलेटिव प्रोनाउंस की बात करें तो रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है, यहां पर चीजें ध्यान में रखना है आपको। अगर हम बात करें यहां पे किसी वाक्य में, है ना, किसी वाक्य में प्रयुक्त सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट, है ना, प्रयुक्त सब्जेक्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग किया जाता है, हु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा हु का प्रयोग केवल सजीव या लिविंग थिंग्स, सजीव के लिए किया जाता है, निर्जीव के लिए नहीं। ठीक है, चलिए। सो गाइज यहां पर देखिएगा हमने बात करी किसी वाक्य में प्रयुक्त सब्जेक्ट के लिए, किसके लिए, यहां पर आप देख रहे हैं प्रयुक्त सब्जेक्ट के लिए। तो किसी वाक्य में प्रयुक्त सब्जेक्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउंस हु का प्रयोग किया जाता है, हु का प्रयोग केवल सजीव के लिए किया जाता है ना, निर्जीव के लिए नहीं। मतलब हम लिविंग थिंग्स की बात करें वहां पे आप हु का प्रयोग करेंगे, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे वहां पर आपको हु का प्रयोग नहीं करना है। अब देखिएगा यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये बात क्लियर है, यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है। पहला आपका रूल्स था किससे रिलेटेड, आपका हु से रिलेटेड। हु का मीनिंग जैसे कि मैंने आपको बताया कि एज WH वर्ड की तरह इसका प्रयोग करते हैं, एज अ क्वेश्चंस की तरह इसका प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब होता है कौन। लेकिन जब हम इनका प्रयोग एक रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह करते हैं, याद रखिएगा मैं आपको फिर से वही चीज बोलूंगा जो पिछली क्लास आपकी थी, उसी क्लास को लेकर के बात करूं कि यहाँ पे हु केवल रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं है, हु एक WH वर्ड भी है, हु एक कंजक्शंस भी है। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि बट, है ना, एंड, तो मैंने कहा था ये सब आपके कंजक्शंस भी हैं और आपके प्रोनाउन भी हैं। लेकिन सर हम क्या करें एग्जाम में, कैसे पहचाने कि वो कंजक्शंस की तरह प्रयोग हो रहा है या रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह। इसी तरीके से हु का प्रयोग हम कैसे पता करें, क्योंकि हु का प्रयोग हम कंजक्शंस की तरह भी करते हैं, और कंजक्शंस का मतलब ही होता है दो सेंटेंस को जोड़ना। ठीक, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या करता है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से रिलेट करता है। ठीक है, मैंने कहा अ गर्ल हु इज वेटिंग फॉर मी, अ गर्ल हु इज वेटिंग फॉर मी इज माई सिस्टर। ठीक है, लड़की जो इंतजार कर रही है मेरी बहन है। अ गर्ल हु इज वेटिंग फॉर मी, लड़की जो मेरा इंतजार कर रही है मेरी सिस्टर है। तो लड़की, है ना, कौन सी लड़की, जो बाहर है वो मेरी सिस्टर है। तो जो वर्ड आया ये हु, तो यहां पर ये किसकी तरह प्रयोग हो रहा है, ये प्रयोग हो रहा है आपके रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह। क्यों, क्योंकि पूरा सेंटेंस एक ही, अ गर्ल हु इज वेटिंग फॉर मी, है ना, इज माई सिस्टर, तो एक ही सेंटेंस में प्रयोग हो गया। लेकिन जब हम इसको दो अलग अलग सेंटेंस में, वर्ब के साथ दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं, जो कि अगर इसको अलग कर दिया जाए, समझना, बात को अच्छे से समझना है ना, जब दो सेंटेंस को अलग अलग कर दिया जाए और दोनों का अपना खुद का एक अर्थ हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंजक्शंस। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउंस का मतलब है कि यहां पर अगर एक सब्जेक्ट के साथ दूसरे सब्जेक्ट को कनेक्टिविटी दी जा रही है और अगर उसको अलग कर दिया जाए तो उसका सेंस नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा लड़की जो मेरा इंतजार कर रही है मेरी सिस्टर है। अगर मैं इतना बोल रहा हूं लड़की जो मेरा इंतजार कर रही है, इसको खत्म कर दिया, मेरी सिस्टर है इसको अलग कर दिया, तो इसका कोई सेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि हम जो हु से जोड़ रहे हैं वो पूरी मीनिंग को लेकर के एक सेंटेंस अपने आप में मीनिंगफुल बन रहा है। इस चीज को थोड़ा समझना है। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, सभी लोग यहाँ पे बताएंगे क्या गलत है। जैसे मैंने कहा द चिल्ड्रन
द चिल्ड्रन विच हैव assembled इसको मैंने ए पार्ट दे दिया, ठीक है। इन द हॉल in the all are the ones. इसको मैं देता हूं बी पार्ट, है ना। उसके बाद choosers for the इसको मैंने दे दिया सी पार्ट। तो जल्दी से मुझे बताइए, इस पूरे सेंटेंस में आप देख रहे होंगे द चिल्ड्रन विच हैव असेंबल्ड इन द हॉल आर द वंस चूजन फॉर द फील्ड ट्रिप। तो यहां पर मुझे बताइए पूरे सेंटेंस में आपको क्या गलत नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है इसमें से क्या चीजें गलत है। कल तो लाइट गोल थी, कोई दिक्कत नहीं, आज मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा ही तैयार करवा के मैटर दे दूंगा, ठीक है। इन सारी चीजों को आपको देखना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको केवल और केवल सिर्फ रूल्स याद रखने हैं। दो दो तीन तीन एग्जांपल देखते जाइए, रूल्स देखते जाइए, क्योंकि लास्ट टाइम अभी कल मैं एग्जाम देके आया, मैंने आपको बताया कि जस्ट अभी जैसे पटवारी के एग्जाम में जो लास्ट टाइम मैथ का पोर्शन ज्यादा था, इंग्लिश का पोर्शन ज्यादा कर दिया। कल बहुत सारे सेंटेंस ऐसे थे जस्ट केवल और केवल आपको अरेंजमेंट करने के लिए आ रहे हैं। अब होता क्या है, जैसे ये देखिए कितना बड़ा सा सेंटेंस है। अब आप लोग को लगता है कि सर छोटे छोटे सेंटेंस आसान होते हैं। बड़े सेंटेंस में जब आप पढ़ते हो तो कई बार क्या होता है कि हमें हिंदी मीनिंग करना नहीं आता। हमें लगता है कि जैसे हम हिंदी मीनिंग कर नहीं पा रहे, क्या करें। दो ट्रिक काम करती है। एक ट्रिक काम करती है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना होता है, वर्ब ढूंढना होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जैसे कि मैंने आपको शुरू से पढ़ाया है कि देखिए सब्जेक्ट है ना, छोटे छोटे से रूल्स है, इसको फिर से देख लीजिएगा, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, क्योंकि ये छोटे छोटे से रूल्स है। ये देखिए, अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है, ठीक है। सब्जेक्ट हमेशा कहां आता है, मेन वर्ब के पहले आता है, ठीक है। इसको समझना ध्यान से। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट की, तो याद रखिएगा मेन वर्ब के जस्ट बाद क्या आता है, आपका ऑब्जेक्ट आता है। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। दूसरी कंडीशंस, प्रीपोजिशन, अगर मान लीजिएगा प्रीपोजिशंस है तो फिर आपका इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे अगर आपने कह दिया राहुल इज इन गार्डन, तो जैसे आपने कहा राहुल इज इन गार्डन, तो देखिए राहुल आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब आपका इज हो गया, प्रीपोजिशन आपका इन हो गया और गार्डन आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अभी यहां पे कहां आया, ये जस्ट प्रीपोजिशंस के बाद, ठीक है। और याद रखिए जैसे मैंने कहा ही इज टीचर, तो आपने देखा ये जो ऑब्जेक्ट है कहां आ गया, वर्ब के बाद, ठीक। इसके अलावा मैंने आपको ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव वर्ब कहा था, ठीक है। इन ट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब में अंतर यह है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसके बाद आपका वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आता ही है, लेकिन इन ट्रांजिटिव में जरूरी नहीं है कि आपका ऑब्जेक्ट आए। जैसे मैं सोता हूं, अगर आपने कह दिया मैं सोता हूं, तो आपने कह दिया आई स्लीप, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन यहाँ पे वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं। आई स्लीप, अब आपने कह दिया एट नाइट, इन नून, व्हाटएवर जो भी आप कह दो, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आप इतना छोड़ दोगे तो इसकी भी मीनिंग है। लेकिन अगर आपने कह दिया आई राइट, मैं लिखता हूं, लेकिन क्या लिखता हूं, क्या से क्वेश्चन करने पर आपने कह दिया आई राइट इंग्लिश, ठीक है, मैं इंग्लिश लिखता हूं। तो ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ये क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट है वर्ब के साथ किसको रेफर कर रहा है, ऑब्जेक्ट को। जब आप क्या और किसे, याद रखिएगा क्या और किसे से क्वेश्चन करते हैं, किस पर, किस पर, वर्ब पर, किस पर,
वर्ब पर, तो होता क्या है, तो बनता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या खाते हो, है ना, क्या खाया, खाना, किसे पढ़ाया, तुम्हें। तो इस तरीके से क्या और किसे से क्वेश्चन करोगे वर्ब में, तो याद रखिएगा आपका ऑब्जेक्ट निकल के आएगा। ये प्रीवियस जो आपने पढ़ा है उसको मैंने रिकॉल किया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपसे कहा है कि ये छोटी छोटी चीजें लेकिन आगे काम आएंगी। सेंटेंस को पूरा पढ़ने के बाद एक एक चीज को, क्योंकि अभी तो अपन पोर्शन बाय पोर्शन पढ़ रहे हैं, नाउन पढ़ा, फिर प्रोनाउंस पढ़ा, लेकिन एग्जाम के टाइम पे आपको रिकॉल नहीं हो पाएगा कि इसमें क्या देखा जाए। तो फिर दिक्कत ये होगी कि सर हम इसमें कहां से कैसे पहचाने, पता चले आपने सब जगह पूरा सेंटेंस देखना, उसमें है आपकी गड़बड़, मान लीजिएगा कोई प्रीपोजिशन गलत है, अब आप उसमें नाउन नहीं ढूंढ रहे हो, प्रोनाउन नहीं ढूंढ रहे हो, हर एक चीज पर नजर डालना होगा। इसलिए क्या करेंगे, जब भी आपका कोई सेंटेंस लिखा होता है तो तुरंत आपको हर एक चीज देखनी होती है। ठीक है, देखो द चिल्ड्रन क्या हो गया, द चिल्ड्रन क्या हो गया, ये सब्जेक्ट, फिर इसी सब्जेक्ट को, है ना, इसी सब्जेक्ट को क्या किया हमने, रिलेट किया किससे, विच से, विच हैव असेंबल्ड, जिसने असेंबल किया था, है ना, किया है, विच हैव असेंबल इन द हॉल, कहां पे, हॉल में, इन क्या है यहाँ पे प्रीपोजिशन, हॉल क्या है, नाउन है, इन द हॉल मतलब कमरे में या हॉल में, आर फिर उसके बाद है, द वंस एक ही, चूजन मतलब चूज किया गया, फॉर द फील्ड ट्रिप, है ना, उसको फील्ड ट्रिप के लिए चूज किया गया। अब आप यहाँ पे देखा हैव की जगह पे हैड होगा क्या सर, हैव की जगह हैड नहीं बेटा, हैड नहीं होगा। अभी मैंने आपसे क्या बोला, द चिल्ड्रन विच, अभी आप बताओ यहाँ पर ये जो चिल्ड्रन है, ये जो बच्चे हैं, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। ऊपर पढ़िए, हु का प्रयोग किया जाता है, हु का प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये बताओ ये जो बच्चे हैं ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, इट मींस ये आपका सजीव या निर्जीव है। जस्ट आपको क्या करना है, बच्चे क्योंकि यहां पर क्या है आपका लिविंग है, तो यहाँ पे विच नहीं आएगा, है ना, इसकी जगह पे आपको क्या यूज करना है, इसकी जगह पे आप यूज करेंगे हु, है ना, हु आर जो है ना, जिन्होंने असेंबल किया है। ठीक है, ये द चिल्ड्रन हु हैव असेंबल, बच्चे जिन्होंने असेंबल किया। ठीक है, तो याद रखिएगा विच का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि मैंने कहा द पेन विच आई हैव परचेज इज डुप्लीकेट, द पेन विच आई हैव परचेज्ड इज डुप्लीकेट, पेन जो मैंने खरीदा डुप्लीकेट है, क्या खरीदा, पेन जो खरीदा है वो डुप्लीकेट है। तो जो वर्ड किया हमने, तो याद रखिएगा नॉन लिविंग है, इसलिए हमने विच का प्रयोग किया। हम अगर लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं तो हु का प्रयोग करना है। ठीक है, क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, जल्दी से फटाफट आप लोग करिए, एक क्वेश्चन और देता हूं, जल्दी से बताना आपको, ठीक है। देखो द नंबर ऑफ द पीपल, द नंबर ऑफ द पीपल, याद रखिएगा पीपल, पीपल्स नहीं, मैंने आपको बताया था अपने आप में ये प्लूरल होता है, द नंबर ऑफ द पीपल, ठीक है, which asked the number of the people which asked for the discount, for the discount was low but grew during the summer period। चलो क्या करोगे, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, लेकिन आपको मुझे पता है ढूंढ लिया होगा, लेकिन जरूरी है सब पढ़ना, है ना। द नंबर ऑफ द पीपल विच आस्क्ड फॉर द डिस्काउंट वाज लो बट ग्रू ड्यूरिंग द समर वेकेशन, क्या करना है, इसमें भी विच की जगह पे हुआ आएगा। क्यों आएगा भाई, क्योंकि द नंबर ऑफ द पीपल मतलब लोगों के द्वारा, ठीक है, तो पीपल क्या है, लोग, और लोग क्या है आपका, लिविंग है या नॉन लिविंग है, पर्संस है, तो पर्संस के झुंड को या पर्संस के ग्रुप को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, पीपल, लोग, और ये क्या आपका लिविंग है। तो लिविंग की वजह से यहां पर क्या होगा आपका, ये जो विच है ना ये नहीं आएगा, इसकी जगह पे आपको क्या यूज करना है, आपको हु का प्रयोग करना है। ठीक, होप सो क्लियर हो गया, इज इट क्लियर द कॉन्सेप्ट टू ऑल।
यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? आगे बढ़ा जाए फिर, क्योंकि टाइम कम है अपना, बहुत कुछ करना है अपन को आगे। क्लियर है? चलिए, तो बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है कि हमें बस इतना पहचानना है कि सामने वाली जो चीज दिख रही है, जैसे पीपल लिखा हुआ है या फिर आपका चिल्ड्रन लिखा हुआ था, वो आपका लिविंग या नॉन लिविंग। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को ये पढ़ाने की जरूरत है कि कौन कौन सी चीज लिविंग होती है, कौन सी नॉन लिविंग होती है। हर वो चीज जिसके अंदर जान है वो लिविंग है, जिसके अंदर जान नहीं है वो नॉन लिविंग है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका रूल नंबर फर्स्ट, है ना। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं। चलो, रूल नंबर सेकंड, किसी वाक्य में देखें, किसी वाक्य में प्रयुक्त ऑब्जेक्ट, प्रयुक्त, अभी सब्जेक्ट देख रहे थे, अब क्या बोल रहे हैं हम? ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना है, अभी क्या बोला था? सब्जेक्ट, अब क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में whom का प्रयोग किया जाता है। whom का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखना है, whom का प्रयोग भी केवल व्यक्तियों के लिए होता है, केवल व्यक्तियों के लिए होता है। छोटी सी बात, खत्म। देखो, हमने आपको पहले भी कहा था दो चीजें होती हैं, एक होता है व्यक्ति जो काम कर रहा है और एक व्यक्ति जिसपे काम हो रहा है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें, जैसे मैं हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं एक सब्जेक्ट हूं, लेकिन पढ़ा किसको रहा हूं? आपको। ऐसा तो नहीं यहाँ पे चारों चीजें जो निर्जीव है उनको पढ़ा रहा हूँ, सामने बोर्ड को पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं दीवार पढ़ा रहा हूँ, और आप क्या हो? सजीव हो। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी ऑब्जेक्ट के लिए whom का प्रयोग करते हैं, और ये भी कैसा होता है? लिविंग होता है, व्यक्तियों के लिए ही प्रयोग करते हैं, मतलब इसमें भी लिविंग रहेगा। बिल्कुल बेटा, बस याद रखिएगा वो सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा था। अब जैसे मैंने कहा कौन पढ़ा रहा है, तो आपने कहा सर आप, तो मैं सजीव हूं और सब्जेक्ट हूं। मैंने कहा किसको पढ़ा रहा हूं, तो मैंने कहा बच्चों को। बच्चे कौन हो गए? ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है, तो whom। तो बस याद रखिएगा, किसी वाक्य प्रयुक्त ऑब्जेक्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में whom का प्रयोग किया जाता है, और whom का प्रयोग भी केवल व्यक्तियों के लिए ही होता है। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा द मुंबई पुलिस, द मुंबई पुलिस, ठीक है, द मुंबई पुलिस। अच्छा, ये पुलिस, एक जल्दी से मुझे ये बताओ कि जो ये पुलिस वर्ड लिखा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? जल्दी से बताओ, नाउन पढ़ चुके आप लोग। पुलिस जो वर्ड है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, वेरी गुड। तो हैज लगाए या हैव लगाए? आप ही लोग बताओ, क्या करें, हैज लगाए या हैव? हैव लगेगा, क्योंकि पुलिस को पुलिसेस नहीं किया जा सकता है, हैव आएगा। द मुंबई पुलिस हैव फाउंड द बॉडी, फाउंड द बॉडी ऑफ अ मैन, ऑफ अ मैन who they believe to be the prime suspect, in a murder case, in a मर्डर केस। इस पूरे स्टेटमेंट को ध्यान से आप लोग पढ़िए, मुझे बताइए। द मुंबई पुलिस हैव फाउंड द बॉडी ऑफ अ मैन हु दे बिलीव टू बी द प्राइम सस्पेक्ट इन अ मर्डर केस।
इसमें हु की जगह हुम होगा बिकॉज दे आर लिविंग वर्ड्स यूजेस। ओके, क्या कहा है गाइस यहाँ पर, ध्यान से देखिए, मैंने कहा द मुंबई पुलिस, बात किसकी चली, मुंबई पुलिस, हैव फाउंड, मतलब यहाँ पे जो मुंबई पुलिस है वो कौन हो गया, सब्जेक्ट। द मुंबई पुलिस हैव फाउंड, हैव क्या यहाँ पे वर्ब है, और फाउंड, ठीक है, हैव फाउंड ये आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है, तो दोनों वर्ब है। द मुंबई पुलिस हैव फाउंड, मुंबई पुलिस को मिला है, क्या मिला है, द बॉडी, क्या मिला है, द बॉडी, तो जो बॉडी मिली है ना, ऑफ अ मैन, किसकी, आदमी की, एक आदमी की, तो द मुंबई पुलिस हैव फाउंड द बॉडी ऑफ अ मैन, मुंबई पुलिस को क्या हुआ, एक आदमी की बॉडी मिली है। हु दे बिलीव, जो अब किससे रिलेट कर रहा है, ये जो बॉडी है ना आदमी की, इससे रिलेट कर रहा है, ये ना कि सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट से रिलेट होता तो यहाँ पे क्या आता, फिर हु आता, लेकिन द मुंबई पुलिस हैव फाउंड द बॉडी ऑफ अ मैन, मुंबई पुलिस को एक बॉडी मिली आदमी की, हु दे बिलीव, जो विश्वास करता टू बी एंड द प्राइम सस्पेक्ट इन अ मर्डर केस, मतलब जो मर्डर केस का सस्पेक्ट था, मतलब एक कह सकते हैं ना वो सस्पेक्ट, मतलब जिसके ऊपर शंका थी, जिसके ऊपर डाउट था, वही इंसान मर गया बेचारा, उसकी डेड बॉडी मिली है, ठीक है। तो जो मर्डर केस के लिए जो सस्पेक्टेड था, जो संदेही था, है ना, उस व्यक्ति को पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन उसको वो पाया तो कैसा पाया, मरा हुआ पाया, ठीक है। द मुंबई पुलिस हैव फाउंड द बॉडी ऑफ अ मैन हु दे बिलीव टू बी द प्राइम सस्पेक्ट इन अ मर्डर केस, जिसका संबंध किससे था, मर्डर केस से हो सकता था, ऐसा ये अंदाजा लगा सकते हैं, सस्पेक्ट था, ठीक है। अच्छा, डेड बॉडी हो गई तो वो हु लगेगा, अच्छा क्यों लगे भाई, इसलिए क्योंकि वो पर्सन था भाई, डेड बॉडी होने के बाद उसके अंदर कोई जान है क्या, ये बताओ, ये पेन रखा हूं मैं, इसके अंदर कोई जान है क्या, डेड बॉडी होने के बाद कोई वो इंसान कुछ करेगा क्या, नहीं ना। और दूसरी चीज ये है कि पर्टिकुलर, लेकिन था तो वो इंसान ही और उसके ऊपर काम हो रहा है, तो काम किसी चीज के ऊपर होता है, तो भले ही वो इंसान मर गया, उसके अंदर जान नहीं है, लेकिन है तो वो इंसान ही ना, कोई थिंग्स तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कोई इंसान मरने के बाद मतलब उसका जेंडर ही चेंज हो जाए, है ना। अगर कोई लड़की मरी है तो वो लड़की ही रहेगी ना, कोई लड़का मरा लड़का ही रहेगा, लेकिन कोई पेन तो नहीं मर सकता, कोई मोबाइल तो नहीं मर सकता, तो पर्टिकुलर आपको ये चीज समझना है। मैंने आपसे कहा है कि ये केवल व्यक्तियों के लिए होता है, अब वो व्यक्ति चाहे जिंदा हो या मर गया उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है तो वो आपकी बॉडी पार्ट्स। तो क्या बोला, द मुंबई पुलिस हैव फाउंड द बॉडी। अब मैंने आपसे क्या बोला, दो चीज, अब मुंबई पुलिस कौन हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट, काम किसके ऊपर हुआ, डेड बॉडी के ऊपर, किसकी, आदमी की एक डेड बॉडी, ठीक, उसके बाद रिलेट किसको कर रहे हैं, मुंबई पुलिस को रिलेट कर रहे हैं या फिर मैन को, तो मैन को कर रहे हैं, क्यों, हु दे बिलीव टू बी द प्राइम सस्पेक्ट ऑफ अ मर्डर केस, मर्डर केस का जो संबंध है वो किससे था, उस इंसान से था जो मर गया, तो मतलब रिलेट किसको किया जा रहा है, सेकेंड पोर्शन को, यानी कि ऑब्जेक्ट वाले पोर्शन को, दैट्स व्हाई हम लोग को यहाँ पे हु की जगह पे हुम का प्रयोग करना है, किसका, हुम, ठीक है, हुम का प्रयोग होगा यहाँ, हु का नहीं। क्लियर हुआ सभी को। एक और एग्जांपल दे दूं, ये सभी ने नोट कर लिया, देख लिया, इसको आगे बढ़ा जाए, चले भाई है आगे देखते हैं अपन। एक और एग्जांपल लीजिए, छोटा सा देता हूं, द पर्सन the person who I met yesterday, who I met yesterday, who I met yesterday was my classmate, was my classmate। चलो जल्दी से बताओ, हु की जगह हुम, सर, ओके, देखो, द पर्सन हु आई, एक चीज याद रखिएगा, एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक, जब भी हुम का प्रयोग किया जाता है तो उसके जज्बात आपका सब्जेक्ट आता है ना, लेकिन हु के साथ वर्ब आती है, अगर हु होगा तो उसके साथ वर्ब देखने मिलेगी, लेकिन अगर हुम होगा तो इसके बाद आपको सब्जेक्ट देखने मिलेगा। यहां पे देखिए, ये आपका हु के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, वैसे ये रॉन्ग हो गया, मतलब ये तो आपका रॉन्ग हो गया। अब बचा क्या, द पर्सन हु आई मेट यस्टरडे, इंसान जिससे मैं कल मिला, वॉज माई क्लासमेट, वो मेरा क्लासमेट था। कौन क्लासमेट था जिससे मैं मिला,
तो मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है आपका आई, सब्जेक्ट क्या है आपका आई। अब ये कौन हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, द पर्सन है ना, वो कौन है क्लासमेट है, द पर्सन, तो यहाँ पे क्या होगा whom आएगा, क्या आएगा यहाँ पर whom, ठीक। अब होगा इसकी मीनिंग, द पर्सन whom I met, इंसान जिससे मैं मिला, जिससे मैं मिला यस्टरडे कल, was my classmate, क्लासमेट था कौन, यही आदमी, मतलब ये पर्सन जिससे वो मिला, ठीक है, वो क्लासमेट था, ठीक है। हाँ, और बात है लिविंग थिंग्स, पर्सन है, लिविंग की बात है। अभी क्लियर हो गया ये, अभी क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, आगे बढ़ा जाए फिर, है ना। अच्छा, एक चीज और है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीजें नोट करा देता हूं, है ना, ये नोट करने वाली चीज है। यदि किसी वाक्य में नो, ठीक है, यदि किसी वाक्य में नो बिलीव, यदि किसी वाक्य में नो बिलीव थिंक, THINK थिंक, या फिर से, है ना, यदि किसी वाक्य में नो बिलीव थिंक्स या से आदि का शब्दों का प्रयोग हो तो इसके पहले रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का प्रयोग होता है, फिर हुम का नहीं। याद रखिएगा, क्या बोल रहा हूं, नो बिलीव थिंक या से, अगर इन शब्दों का प्रयोग होता है या इन शब्दों का प्रयोग हुआ तो इनके पहले रिलेटिव प्रोनाउन के लिए याद रखिएगा फिर हु का प्रयोग होता है, हुम का नहीं, ठीक है। इसके साथ क्या यूज करना, आपको हु का प्रयोग करना है, ठीक है, हुम का नहीं, ये हुम का नहीं, ठीक। कौन कौन से वर्ड, नो बिलीव थिंक एंड से, रट लो 4 वर्ड, ठीक। कौन कौन से, नो बिलीव थिंक एंड से, ये नोट करके आप लिख लेना, नो बिलीव थिंक एंड से। इन वर्डों के साथ कभी भी इस शब्द की बात आ रही है तो इसके साथ आप हु का प्रयोग करेंगे, हुम का नहीं। एग्जाम्पल चाहे तो आप लोग देख सकते हो, देखो मैंने कहा this is the boy, this is the boy who I think, ठीक है, this is the boy who I think had won the gold medal in the dance competition, चलिए बताइए इसमें क्या गलत है या सही है पूरा। देखो, दिस इज द बॉय, ये लड़का है, हु आई थिंक हैड वॉन, ठीक है, हु हैड वॉन द गोल्ड मेडल इन द डांस कॉम्पिटिशन। अब यहां पर देखिए, ये नोट करा के इसलिए मैंने लिखाया है कि देखिए यहां पे भी सब कुछ वैसे ही चल रहा है, बात किसकी चल रही है, लड़के की, जिसने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। इस हिसाब से तो लड़के की बात चल रही है, तो फिर उस हिसाब से तो यहाँ पे हुम आना चाहिए। और 100% सारे बच्चे क्या करते हैं, बैंकिंग वाले बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होती है ना, ठीक आ रहा है तो हुआ लगेगा। हाँ, लेकिन बेटा ये याद रखना है कि ये चीज याद होनी चाहिए, दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और पेपर के टाइम पे आपको ये रिकॉल हो जाए प्रैक्टिस के साथ, तब तो ठीक है। नहीं तो हर बच्चा क्या करेगा, कहेगा कि सर अभी आपने बताया था कि हु के साथ सब्जेक्ट तो आता नहीं है। तो हर चीज का एक अपवाद भी होता है। अपवाद क्या है, अपवाद ये कि सर इसके साथ थिंक आ रहा है, अगर थिंक आ जाए, नो आ जाए, बिलीव आ जाए या से आ जाए तो याद रखिएगा फिर ऐसी कंडीशंस में हुम का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, क्योंकि बॉय से नो होता है। चलो एक और चीज बता रहा हूं, दिस इज द बॉय हु आई थिंक, है ना, दिस इज द बॉय, ये लड़का है, हु आई थिंक, जिस मतलब जो मुझे लगता है हैड वॉन द गोल्ड मेडल इन द डांस कॉम्पिटिशन, जो मुझे लगता है कि ये डांस कॉम्पिटिशन में मेडल जीतेगा, ठीक है। तो क्या कहा, दिस इज द बॉय हु आई थिंक, है ना, ये वो लड़का है जिसे मुझे लगता है, ठीक है। अब ये मुझे लगता है एक्चुअली में ना, ये इसको रिलेट कर रहा है उल्टा, दिस इज द बॉय हु आई थिंक, है ना, जिसे मुझे लगता है, जिससे मुझे लगता है हैड वॉन द गोल्ड मेडल इन द डांस कॉम्पिटिशन, कि वो डांस कॉम्पिटिशन में जिसने गोल्ड मेडल जीता था, मुझे लगता है ये वही लड़का है।
मुझे लगता है ना, क्या कर रहा है ये, इससे रिलेट कर रहा है आपका, ठीक है, इसलिए यहां पर हु आएगा, हुम नहीं आएगा। ठीक, आपको बस ये वर्ड याद रखना, हुम, बिलीव, थिंक एंड से। ठीक, ये 4 वर्ड आपको याद रखना है। ओके, चलिए एक और सेंटेंस बोल देता हूं। ठीक है, जैसे अगर मैंने आपसे कहा डू यू बिलीव हिम टू बी, ठीक है, डू यू, ये आ गया आपका बिलीव, है ना, ये हो गया आपका बिलीव, डू यू बिलीव। ठीक, अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, हु लगाएंगे या हुम, तो डू यू बिलीव हिम टू बी, हिम टू बी। अब ऐसी कंडीशन में देखें क्या होगा, सॉरी यहां पे आ जाएगा, हु डू यू बिलीव हिम टू बी। तो ये वाला पोर्शन आपको हुम डू यू बिलीव, अब यहां पे अभी आपने कहा कि सर सब्जेक्ट तो आ रहा है, लेकिन यहां पे वर्ड क्या आ रहा है, बिलीव, दैट्स व्हाई ये इसको कनेक्टिविटी दे रहा है, और ये आपका सब्जेक्ट हु है। तो हु डू यू बिलीव हिम टू बी, क्या तुम्हें लगता है ऐसा कि वही है, तो हु डू यू बिलीव हिम टू बी। तो याद रखिएगा यहां इसका सेंस जो है वो सब्जेक्ट से है, ऑब्जेक्ट से नहीं है। ठीक है, हिम ये है, ये आपका ऑब्जेक्ट, इससे संबंध नहीं है। तो यहाँ पे क्यों किया हमने ऐसा कि हु लगाया सर, क्योंकि यहाँ पर आपका बिलीव था। ठीक है, क्या था आपका, तो बस नो, बिलीव, थिंक एंड से, ये 4 वर्ड आपको याद रखने हैं। अगर ऐसे वर्ड याद रखते हो तो कुछ नहीं करना, आंख बंद करके आपको हु का प्रयोग करना है। ठीक है, अगर आपको सब्जेक्ट के बाद बिलीव मिल जाए, नो मिल जाए, थिंक मिल जाए या से मिल जाए। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट था। चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट आ जाते हैं अपन। थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है क्योंकि जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हो, है ना, लेकिन जिसने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा होगा उसके लिए ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड रूल्स है रिलेटिव प्रोनाउन विच। अब आ जाते हैं आपका रिलेटिव प्रोनाउंस विच। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन विच। अब आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विच, विच यानी होता है कौन सा, कौन सी या कौन से, लेकिन एज हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ प्रयोग करें तो जौन सा या जो सी। ठीक है, इस तरीके से प्रयोग होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन विच का जो प्रयोग है वो कहां होता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग किसी वाक्य में प्रयुक्त वस्तुओं तथा जानवरों के लिए, किसके लिए, वस्तुओं तथा जानवरों के लिए। व्हाट्स द प्रॉब्लम, वॉइस आ रही है क्या अभी आपको, ठीक है, कुछ मैसेज आ गए थे। चलिए, तो यहां पर विच की बात कर रहे हैं हम लोग, तो विच का मतलब होता है क्या, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग करते हैं या फिर जानवरों के लिए करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपका कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन जो विच का प्रयोग है वो कहां करेंगे, किसी वाक्य में प्रयुक्त वस्तु तथा जानवरों के लिए। तो सीधा याद रखना है ना, किसके लिए, वस्तुओं तथा जानवर के लिए। ठीक है, किसके लिए, वस्तुओं तथा जानवर के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। ये सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है, मतलब ये सब्जेक्ट के लिए भी तथा ऑब्जेक्ट दोनों में यूज। ठीक है, सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट इसको दोनों में यूज किया था, सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों में इसका यूज किया जा सकता है। इसके लिए ये नहीं कि जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है या फिर सब्जेक्ट है। ठीक है, दोनों के लिए। एग्जाम्पल देखिए, माई सन हैज, देखिए इधर, माई सन हैज ब्रॉट, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है ब्रॉट। माई सन हैड ब्रॉट, मेरा बेटा जो लेकर के आया 4 पेन्स, 4, अब 4 लग गया तो पेन होगा या पेन्स, प्लूरल नाउन बनेगा, पेन्स हो जाएगा। ठीक है, 4 पेन्स हु आर रेड इन कलर, हु आर रेड इन कलर, जो कि कलर में कैसे थे, रेड थे, हु आर रेड इन कलर। चलो भैया बताओ जल्दी से इसमें क्या गलत है, हु की जगह विच आएगा,
माई सन हैज ब्रॉट 4 पेन्स हु आर रेड इन कलर। अच्छा ये और बता दो, आपने ये तो पकड़ लिया कि सर यहाँ पे हु नहीं आएगा, विच आएगा, क्योंकि यहाँ पे पेन बात चल रही पेन है ना, 4 पेन, और पेन क्या है, लिविंग है नॉन लिविंग है। आपने कहा सर नॉन लिविंग है इसलिए हु तो आएगा नहीं, हुम आएगा नहीं, क्योंकि हु और हुम का प्रयोग हमने देखा लिविंग थिंग्स के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो पेन है, ये नॉन लिविंग है, तो अपन हु और हुम का प्रयोग नहीं करके विच का प्रयोग करेंगे। लेकिन मुझे आप लोग ये बताओ कि जो विच का प्रयोग आप करोगे यहाँ पर, ये आपका सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है विच, या ऑब्जेक्ट के लिए? बताओ, सब्जेक्ट के लिए हो रहा है या ऑब्जेक्ट के लिए हो रहा है? माई सन हैज, माई सन ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है। हैज ब्रॉट, मेरे बेटे ने खरीदा, और क्या खरीदा, 4 पेन, 4 पेन, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। चलिए, तो जस्ट मुझे ये बताइए, माई सन हैज ब्रॉट 4 पेन्स, इसमें जो प्रयोग हो रहा है किसके लिए, ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, ठीक है, क्यों, क्योंकि रेड इन कलर है ना, कलर में वो लाल है, क्या लाल है, सन लाल है, बेटा लाल है, या पेन लाल है? तो आप कहेंगे सर 4 पेन जो लेके आया था वो लाल है, तो इसकी कनेक्टिविटी हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 4 पेन विच आर रेड इन कलर, जो कि कलर में लाल थे, तो ऑब्जेक्ट की तरह इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए। द हॉर्स, द HORSE, द हॉर्स who won the race, the horse who won the race, the horse who won the race has been removed, has been removed from the stable, stable यानी होता है अस्तबल, from the stable, स्टेबल मींस अस्तबल, जहां घोड़े रखे जाते हैं, स्टेबल। चलो जल्दी से बताइए, द हॉर्स हु वॉन द रेस हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेबल। हु की जगह पे विच होगा, क्योंकि ये जानवर है। ठीक है भाई, वेरी गुड। द हॉर्स, अब इसके लिए रिलेट होगा, तो आपने कहा कि सर यहाँ पे जो हु है वो नहीं आएगा, इसकी जगह पे विच आएगा, क्योंकि यहाँ पे जानवर की बात चले। चलो भाई, इतना तो आपको क्लियर हो गया। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आप ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है या ऑब्जेक्ट की तरह, ये किसकी तरह यूज हो रहा है? अभी यहाँ पे आपने कह दिया कि सर ये रिलेटिव प्रोनाउंस जो विच है यहाँ आएगा, तो ये सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। वेल डन। क्यों? क्योंकि हॉर्स की बात चल रही है। द हॉर्स, यहाँ पे क्या हॉर्स, ये आपका सब्जेक्ट है। द हॉर्स विच वॉन द रेस, घोड़ा जिसने रेस जीती, हैज बीन रिमूव्ड, हटा दिया गया, फ्रॉम द स्टेबल, अस्तबल से। ठीक है, जो जहां घोड़े रखे जाते हैं उस जगह से उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, होप सो क्लियर हो गया यहाँ पे हाउ टू यूज द विच। हाँ, चलिए, सो ये हो गया आपका विच। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेट, है ना। डेट का प्रयोग, THAT, डेट। डेट का प्रयोग, यहाँ पे डेट का मतलब याद रखिएगा जो होगा, क्या मीनिंग आएगी, जो। तो डेट का प्रयोग किसी वाक्य के प्रयुक्त सब्जेक्ट, है ना, ये जो आपका डेट है ना, इसका प्रयोग कहाँ होगा? तो डेट का प्रयोग किसी वाक्य में प्रयुक्त सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, किसके लिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए। ठीक, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन खास बात क्या है, तो खास बात यह है कि दैट का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं अर्थात सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए होता है। ठीक, लेकिन बात ये चीज है, फिर डाउट आता है कि सर हम लोग पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हो कि यहाँ पे लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए हम लोग डेट का प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर हम लोग हु का भी तो प्रयोग कर रहे हैं, विच का भी तो प्रयोग कर रहे हैं, फिर डेट का ही प्रयोग क्यों करें? तो इसके लिए डेट के कुछ छोटे छोटे से रूल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ अपन विशेषताओं के बारे में बात करें तो डेट के कुछ विशेष प्रयोग होते हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज है इनडेफिनिट प्रोनाउन, है ना। इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउंस, जिसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, देखिए ऑल, ठीक है,
सम, ये सारे आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर मैंने कह दिया ऑल, ऑल में कितने, क्लियर है क्या आपको? मैंने कह दिया सम, सम मतलब कितने, क्लियर है क्या? नहीं। डेफिनेट होता है वो निश्चित होता है, जैसे मैंने कहा एक पेन निश्चित है, लेकिन मैंने कहा कि कुछ बच्चे, आज क्लास में कुछ ही बच्चे हैं, कुछ में कितने, 10, 15, 20, 1000, कितने, तो कंफर्म नहीं है ना, इसलिए इसको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऑल हो गया, सम हो गया, 10 ओनली हो गया, एनी हो गया, और क्या हो सकता है भाई? फ्यू हो गया, और क्या हो सकता है? लिटिल भी ले सकते हो, है ना, लिटिल हो गया, थोड़ा, ठीक है। और कुछ हो सकता है क्या? एनीथिंग, नथिंग भी हो जाएगा, है ना, एनीथिंग, नथिंग, ठीक है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन ऑल, सम, ओनली, एनी, फ्यू, लिटिल, एनीथिंग, नथिंग आदि शब्दों के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में डेट का प्रयोग करना है। इन सभी के साथ, इनके साथ क्या करना है? डेट का प्रयोग, इनके साथ डेट का प्रयोग, ठीक है। अब चाहे वो, जैसे मैंने कहा ऑल द गर्ल्स, है ना, अब यहाँ पे गर्ल्स क्या है ये बताइए? ऑल द, नॉट अ गर्ल्स, ऑल द गर्ल, बताइए ऑल द गर्ल है वो क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग है? अगर मैंने कह दिया ऑल द गर्ल, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? मच, ओके, लिविंग है। और मैंने कह दिया ऑल द बुक, ऑल द बुक, अब बुक क्या हो गई? बुक क्या हो गया? नॉन लिविंग हो गया, ठीक है। तो बात समझ में आ गई ना आपका? तो याद रखिएगा, इसका प्रयोग हम लोग लिविंग नॉन लिविंग दोनों के साथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, दिस इज वन, देखिए दिस इज, दिस इज वन, ठीक है। इसको मैं ऐसा आप ऑप्शन दे दो, ए, ऑफ द फ्यू कंपनीज, ऑफ द फ्यू कंपनीज, इसको मैंने आंसर दे दिया बी, है ना। हु हैज डन, हु हैज, हु हैज डन, इसको दे दिया मैंने सी। फिर उसके बाद वेल फॉर द पास्ट 2 ईयर, वेल फॉर द पास्ट 2 ईयर, पास्ट 2 ईयर। चलिए बताइए क्या करोगे भाई इसमें? दिस इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज, दिस इज वन ऑफ द फ्यू कंपनी, मतलब कुछ कंपनियों में ये केवल एक ही है। दिस इज वन ऑफ द फ्यू कंपनी, कुछ कंपनियों में केवल एक ही है, ठीक है। कुछ कंपनियों में, है ना, कुछ कंपनीज में केवल एक ही है, दिस इज वन, ठीक है। हु हैज डन, जिसने पूरा किया है, वेल बढ़िया तरीके से, फॉर द पास्ट 2 ईयर, मतलब जिसने बढ़िया तरीके से 2 साल पूरे किए हैं, ठीक है। तो बताइए, तो दिस इज द वन ऑफ द फ्यू कंपनीज, इन कंपनियों में से, ठीक है, एक है। विच, विच यूज कर सकते थे, विच नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि सर वहां पे हम लोग तो बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे कंपनी की बात कर रहे हैं। कंपनी को हम लिविंग में लेंगे या नॉन लिविंग में लेंगे? तो कंपनीज पर्संस के द्वारा चलाई जाती है, ऐसा हम लोग उसको लिविंग में ले सकते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनाइज होती है। लेकिन याद रखिएगा, हमें तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपको तो वैसे ही रट जाना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे बात कर ली है फ्यू कंपनी, और मैंने आपसे क्या क्या ऐसे वर्ड आएंगे, है ना, ऑल, सम, ओनली, एनी, फ्यू, लिटिल, एनीथिंग, नोथिंग, ये आपको याद हो गया कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस आएगा तो हमें डेट का ही प्रयोग करना है। तो दिस इज द वन ऑफ द फ्यू कंपनीज दैट हैज, क्या होगा यहाँ पे? दैट हैज, ना कि हु। क्या हो जाएगा? दैट हैज डन वेल फॉर द पास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। मे बी इसमें भी डेट होगा बिकॉज कंपनीज है, बिल्कुल सही। कंपनी से नहीं है लेना देना बेटा, है ना, यहां कंपनी से लेना देना नहीं था, अभी आपको तो इसको पकड़ना था, फ्यू, ठीक। जो रूल्स लिखा है उसको ही अप्लाई कर रहा अपन, क्योंकि पेपर में आपको केवल रूल्स पे ही बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक और देख लो, और एक और क्लियर हो जाएगा आपका अच्छे से। देखो इधर, एनी बॉय, मैंने कहा एनी, एनी बॉय हु रिफ्यूजेस,
रिफ्यूज यानी होता है मना करना, हु रिफ्यूजेस, ठीक है। एनी बॉय हु रिफ्यूजेस टू डू द जॉब, टू डू द जॉब will be beaten black and blue, will be beaten black and blue, ये ब्लैक एंड ब्लू जो है ना, ये सोचा नहीं काला और नीला, यहां पर एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। फ्रेजल का सेंस कुछ और ही निकलता है। इसमें पहले से ही एनी लगा है तो भी डेट होगा, इसमें पहले से ही ओके, और कोई चेंजेस ना हो, ठीक है भाई। एनी बॉय, अब आपने बस कुछ नहीं करना है, मैंने कहा प्रैक्टिस इतनी हो जाए आप लोग की कि पेपर में आप क्वेश्चन देखो तुरंत क्लिक हो जाए, पढ़ते ही साथ जैसे आपने पढ़ा, जैसे अभी आपके साथ क्या चल रहा है, आपको मैंने रूल्स बताया और आप उस रूल्स को फॉलो कर रहे हो, देखते ही साथ समझ जा रहे हो, है ना। तो आपने देखा सर यहाँ पे तो एनी बॉय लिखा और आपने पढ़ा है कि एनी बॉय क्या आपका रिलेटिव प्रोनाउंस है, और जैसे ही रिलेटिव प्रोनाउंस है तो इसके जस्ट बाद आपको डेट का प्रयोग करना होता है, ना कि हु का। बस इतनी सी बात है आपकी, और कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो ये हो गया आपका डेट, है ना, रूल ऑफ डेट। चलिए, बाकी आपको पता है कि यहाँ पे डेट का प्रयोग हम लोग एक जगह और करते हैं, वो क्या होता है आपका डिग्री वगैरह जब होती है ना तब भी आप करते हो, उसमें करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी तक तो नहीं है। चलो, तो आ जाओ नेक्स्ट रूल पे उतरते हैं फिर अपन, क्योंकि मेरा मानना है इसी वीक अपन ये प्रोनाउन खत्म करें, क्योंकि मेन आपका काम है आपका एग्जेक्टिव और आपका डिटर्मिनर्स, पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सम एनी मेनी ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए, अच्छा इसके पहले एक छोटी सी चीज आपको और बता दूं मैं, यहाँ पे हम लोग ने बात करी थी हु को लेकर के, है ना, तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसको लेकर के, हु को लेकर के, तो हु किसके लिए आप कर रहे थे यूज? लिविंग थिंग्स के लिए। किसके लिए यूज कर रहे थे? लिविंग थिंग्स के लिए। अब अगर मैंने आपसे बात करी है कि जब हु की बात चलती है तो हु हमेशा पर्संस के लिए ही लगता है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं, ठीक है। क्योंकि हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में वाक्य के सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, इसलिए हु के बाद वर्ब का प्रयोग करना होता है। ये मैंने अभी आपको रूल्स पहले ही बता दिया कि अगर हु आ रहा है तो हु के बाद आपको क्या करना है, वर्ब का प्रयोग करना ही होता है, ठीक है। जबकि हु के बाद जो भी वर्ब प्रयोग होगा हु के पहले प्रयोग है नाउन प्रोनाउन के अनुसार होता है। मान लीजिएगा नाउन यदि सिंगुलर है तो अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है, यदि प्लूरल है तो अकॉर्डिंग टू द प्लूरल आपको प्लूरल ही लगाना है, ठीक है। हु के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा कब? जब वो सिंगुलर होगा, और प्लूरल किया जाएगा कब? जब वो प्लूरल होगा, ठीक है। अगर जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें आप लोग मुझे छोटा सा बताइए इसमें क्या मिस्टेक है। मैंने कहा डू यू नो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, है ना। डू यू नो इट वॉज आई, इट वॉज आई it was I who has done, who has done this piece of, this piece of, पढ़ा था आपने piece of कहां कहां यूज होता है, ठीक है। कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जिसके साथ अपन क्या करते हैं प्लूरल नहीं बनाते हैं, उसके लिए अपन पीस लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाए पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क, पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क, पिछला जो आपने काम किया है वो काम आएगा, वर्क का वर्क्स नहीं होता है तो पीस लगाते हैं, पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क। चलो, डू यू नो इट वॉज आई हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा सेंटेंस को पढ़िए, क्या गलत नजर आ रहा है, सही है? नो सर। चलो, तो जैसा मैंने आपसे कहा, एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनिए, एक बार मैं फिर आपको एक कुछ चीजें रीड कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए। मैंने कहा चूंकि हम लोग ने देखा कि हु का प्रयोग
रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में वाक्य के सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, इसलिए हु के बाद वर्ब का प्रयोग करना आवश्यक होता है। अतः हु के बाद प्रयोग होने वाला वर्ब हु के पहले किए गए नाउन प्रोनाउन के अनुसार होता है। अर्थात यदि हु के पहले प्रयोग किया गया नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है तो हु के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यदि हु के पहले प्रयोग होने वाला नाउन प्रोनाउन प्लूरल है तो हु के बाद प्लूरल प्रोनाउन होगा। अब हु के पहले वाला, तो मुझे ये बताओ कि यहां पर हु के पहले प्रोनाउन या नाउन क्या है? तो आपने देखा यहां पर नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है आपका आई, है कि नहीं है? डू यू नो? इट वॉज आई। हु के पहले सिंगुलर नाउन है या प्लूरल प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन है या प्लूरल प्रोनाउन है? तो आई का सभी को पता है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, जल्दी से बताइए। प्लूरल है, आई प्लूरल है। जब मुझे आज पता चला, अगर मैं यहां खड़ा हूं अकेला तो यहां पे प्लूरल होगा कि सिंगुलर होगा? सिंगुलर है ना, कंफर्म। तो मैंने कहा कि इसके पहले, इस सब्जेक्ट के पहले, है ना, सॉरी हु के पहले जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। तो मुझे बताओ यहाँ पे आई आ रहा है, तो आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ क्या लगता है? तो फिर इसमें दा होगा। अरे ये बताओ, आई के साथ हैज लगता है या हैव लगता है? मुझे तो इतना बताओ, इतना आंसर करो जल्दी से। आई के साथ हैज लगता है या हैव लगता है? हैव ना। कहानी इतनी सी है, दोहरा दे रहा हूं क्योंकि आप लोग कंफ्यूजन ना रहे। मैंने आपसे कहा है आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु जो है ये एक सब्जेक्टिव केस की तरह यूज होता है, यानी कि ये लिविंग थिंग्स के लिए होता है। यदि आपका इस प्रोनाउन के पहले, रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले आने वाला जो सब्जेक्ट है, यदि वो सिंगुलर है तो इसके बाद वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर रहेगी। यदि ये वर्ब प्लूरल है तो इसके बाद आने वाली वर्ब प्लूरल रहेगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आई था तो यहाँ पे हैज नहीं आएगा, यहाँ हैव आएगा। लेकिन यहां पर अगर मान लीजिएगा यहाँ पे अगर सी होता, क्या हो जाता? तुम कहां से आ गए? यहाँ पे अगर सी होता, क्या होता? यहाँ पर सी होता, तो फिर आप कहते कि सर यहाँ पे सी है तो फिर हु के बाद हैज ही आता। लेकिन सी नहीं है, यहाँ पे आई है तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव रखना है। होप कि अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी भी कोई डाउट है तो बताओ। अभी डन है? इस हु के पहले जो सब्जेक्ट आएगा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगाना है। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल। अगर हो सकता है यहाँ पे एमेजार दिया होता, तो अगर आपको पता है कि एमेजार होता तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम आता। ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता सर, इसलिए तो बेटा मैं ऐसी चीजें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मेरे को क्या है, मैं तो फिर मोटा मोटा पढ़ा देता, फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर देता। मेरा मानना है कि थोड़ा खाओ लेकिन इतना खाओ कि वो काम आए। क्या मतलब अपन ने झुआ भर के रख दिया और फिर पता चले कि कंफ्यूज हो गए, वहां पे समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मेरे को बढ़ाना होता तो मैं भी आगे बढ़ा देता, खत्म काम। कॉन्सेप्ट क्लियर, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक मजा नहीं है पढ़ने में। तो मैंने आपसे क्या बोला है, बस इतना बोला है कि आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अभी आपने रूल्स पढ़ा था कि हु का जो प्रयोग होता है वो पर्सन्स के लिए होता है। ये आई है, ये पर्सन्स है, ठीक है। लेकिन जब मैंने कहा कि इस हु का प्रयोग हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह करेंगे तो इसके पहले आने वाला जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल, वो देखना है। अगर यहाँ आई देखा आपने और इसके बाद वर्ब आ रही है तो इस आई के अकॉर्डिंग वर्ब रखेंगे हैव। लेकिन मान लीजिएगा यहाँ पे एम इज आर होता तो आई के साथ क्या रखते हैं? एम। ठीक है, यू होता तो यू के साथ आर। ठीक है, इस तरीके से प्रयोग करना होता है। चलो थैंक यू सो मच, है ना। आप लोगों के इसी मोटिवेशन से मुझे और मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, होप कि मैं और अच्छा बेटर दे सकूं आप लोगों को। बट मेरा एक ही मकसद होता है, क्योंकि जस्ट हम भी उसी लाइन से गुजर रहे हैं, हमने भी अपनी लाइफ में वो स्ट्रगल देखा और आप लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो चीज मुझे नहीं मिल पाई वो आप लोग को जरूर मिले। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है, कि जितना आपको दे सकूं मैं दूं। ठीक, बट आपको कोशिश करना है कि जितना आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर सके वो करिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा यहाँ आपको करा दिया। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 2-4 क्वेश्चन आप लोग और एक्स्ट्रा लगाइए। जब आप उठा के देखेंगे किताब तो आपको कुछ चीजें लगेगी कि हाँ यार ये हमने रूल्स पढ़ा है और ये अप्लाई हो रहा है। नहीं तो होता है ये हमने यहाँ पढ़ लिया, यहाँ समझ में आया, फिर बाद में कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद भूल गए। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। बढ़ा जाए इसके आगे, अब इसके आगे बढ़ा जाए कि और एग्जाम्पल चाहिए? एक आध और एग्जाम्पल दे दूं मैं।
एक और ले लो, अच्छा चलो इसी बात पे एक और ले लो ताकि बन जाए आपसे। इट इज यू, देखो इट इज यू, ठीक है, इट इज यू हु इज टू blame to for this accident, for this accident। चलिए, इट इज यू हु इज टू ब्लेम टू फॉर दिस एक्सीडेंट। कुछ नहीं करना है, ध्यान से पढ़िए और जल्दी से फटाक से बताइए इसमें क्या गलत है। यहाँ पे आपने ये देखा कि ये रिलेटिव प्रोनाउंस है, किसके लिए लग रहा है, पर्सन्स के लिए, मतलब यहाँ तो पक्का सही है। इट इज यू हु इज ब्लेम टू फॉर, है ना, ये तुम ही हो जिसने ब्लेम किया इस एक्सीडेंट के लिए। क्या होगा, इसकी जगह पे आर होगा। बहुत बढ़िया, क्यों होगा आर, क्योंकि आपने देखा है कि इस हु के पहले आपका जो नाउन या प्रोनाउंस आ रहा है उसको देखना है। तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या है आपका, यू है, और यू कैसा है आपका, यू के साथ आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको तो पता है यू के साथ तो आर ही आता है, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, आर आएगा। क्या हो गया, इट इज यू हु आर टू ब्लेम टू फॉर दिस एक्सीडेंट। ठीक, बस इतना आपको करना था। अभी क्लियर है, अभी तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, बढ़ा जाए फिर आगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट रूल देखते हैं। इसमें डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, जब तक आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउंस हुज, WHOSE, हुज। हुज अगर ऐसा देखा जाए WH वर्ड, इसका मतलब होता है किसका, किसकी, किसके, और ये रिलेट करता है किसको। जैसे मैंने किसका घर तो आपने कहा मेरा घर, मैंने कहा किसकी दुकान तो आपने कहा मेरे पापा की दुकान। तो किसका, किसकी, किसके, ये एक रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह इसका यूज करते हैं। तो क्या होगा, जिसका, जिसकी, जिसके, है ना, मीनिंग क्या जाएगा इसका आंसर में, जिसका, जिसकी, जिसके। मैंने कहा जिसका कंप्यूटर टेबल पे रखा है वो बाहर खड़ा है, तो जिसका कंप्यूटर, ठीक है, तो पर्टिकुलर यहां पर रिलेट कर रहा है, तो हुज। ठीक है, तो हुज का प्रयोग कहां किया जाता है, हुज का प्रयोग पजेसिव केस के नाउन तथा प्रोनाउन के लिए किया जाता है। क्या, पजेसिव केस के नाउन तथा प्रोनाउन, मतलब कैसा, पजेसिव केस के नाउन तथा प्रोनाउन, जैसे आपने कह दिया माय, योर, आर, देयर, हिज एंड हर, ये तो होगा प्रोनाउन। फिर आपने कहा कि नाउन के कैसे साथ, जैसे मैंने कहा संदीप, ये होता है संदीप अपोस्ट्रोफी संदीप, मैंने कहा पापास, ठीक है, मैंने कहा मदर्स। मतलब क्या है, मतलब ये कि इसके जस्ट बाद क्या आता है आपको पता ही है, ये इसके बाद नाउन आता है। क्या आता है, नाउन। जैसे मैंने कहा माय हाउस, योर हाउस, आर हाउस, देयर हाउस, हिज हाउस, हर हाउस, संदीप्स हाउस, फादर्स हाउस, मदर्स हाउस, मतलब ये रिलेट कर रहा है। तो हमने क्या कहा आपसे, हुज का जो प्रयोग है पजेसिव केस के नाउन तथा प्रोनाउन के लिए किया जाता है। हुज का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के लिए किया जाता है। किसके लिए, सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के लिए, है ना, सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के लिए किया जाता है। सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के लिए हुज का प्रयोग है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए। लेकिन किसके लिए, संबंध के लिए, मतलब आपका संबंध होना चाहिए उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल देखा जाए सीधा सीधा, ठीक है, देखो देखो मैंने कहा अ ट्राइंगल, अ ट्राइंगल अ ट्राइंगल whose three side, who three sides, who three sides are equal, are equal, is called an
इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलो बताइए इसमें क्या गलत है या सही है पूरा। इसमें ट्रायंगल की जगह पे ट्रायंगल्स होगा, होगा था। कहां पे बेटा, यहां पे? कहां पे ट्रायंगल होगा, क्यों होगा? और फर्स्ट में एक बार बताओ, छोटी छोटी चीजें देखा करो। ये क्या लिखा हुआ है, आ। जब आ का मतलब एक होता है तो फिर एक के साथ कभी क्या प्लूरल नाउन हो सकता है? अगर मैंने कह दिया अ गर्ल्स, तो क्या ये सही हो सकता है? कभी हो सकता है क्या सही? आ का मतलब होता है एक, तो एक लड़कियां हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो मतलब ये चीज है कि आप कह रहे हो कि एस लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, ये तो ट्रायंगल सही है। अ ट्रायंगल, अपन रूल्स किसका पढ़ रहे हैं, हुज का। अ ट्रायंगल है ना, अ ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल हुज थ्री साइड्स, जिसके तीन साइड हैं, जिसके तीन साइड किससे रिलेट हो गया, इस थ्री साइड से, है ना, जिसके थ्री साइड है, ये जिसके थ्री साइड है। अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कैसा है, पूरा एक ही है ना, ये ट्रायंगल कैसा है, पूरा एक ही है ना, लेकिन इसके साइड्स कितने हैं, साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड, मतलब इक्वल है। जैसे ये वाला मान लो 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 2 भी सेंटीमीटर, तो ये इक्वल है। तो अ ट्रायंगल हुज थ्री साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटर ट्रायंगल, मतलब जिसके तीनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो जिसकी तीनों भुजाएं, किसकी, इस ट्रायंगल की। ट्रायंगल कौन है, लिविंग है नॉन लिविंग है? तो आपने कहा सर नॉन लिविंग है, क्यों? तो आपने देखा है स्कूल टाइम में तो बहुत पढ़ा होगा ना, ये और ये तीनों हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, तीनों बराबर हैं। तो ये पूरा का पूरा एक क्या है, ये पूरा का पूरा एक ट्राइएंगल है, पूरा का पूरा क्या है, एक ट्राइएंगल है। लेकिन इसकी ये तीन भुजाएं, एक दो और तीन भुजाएं हैं, और वो भी कैसी हैं, इक्वल है, बराबर है ना। तो इसको बोलते हैं एन इक्वेटल ट्राइएंगल। अब यहां पे याद रखेगा, यहां ट्राइएंगल लिखा तो ए लिखा है, लेकिन यहां से ई से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से। इस ई की वजह से यहां पे एन लगा है, मतलब एक पूरा एक इक्वेटरल कहलाता है ट्राइएंगल। चलो क्लियर हुई ये बात। समानुपाती का नियम है, समानुपाती का नियम है। बस एक ही चीज में मार खा गए यार हम लोग, है ना, मतलब हम नहीं, मैं केवल मैथ में थोड़ा सा मार खा गया, मैं पीएससी का स्टूडेंट हूं, ठीक है, मैथ छोड़ के बाकी सब्जेक्ट पे कमांड है। सेंटेंस करेक्ट है, राइट, सेंटेंस करेक्ट है। क्या है, सेंटेंस करेक्ट है। ऐसा सेंटेंस करेक्ट होता है तो आपको लगाना होता है नन ऑफ दीज। ठीक है, क्या करना होता है, नन ऑफ दीज लगाना होता है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग और करके बताइएगा। द सन, एक सेकेंड, the sun whose rays, the sun whose rays, rays यानी किरणें, ठीक है, the sun whose rays give life to the earth, to the earth is regarded by, regard संबंधित होना, is regarded by some people, सम के बाद पीपल जो है ये प्लूरल है ना, सम पीपल एज अ गॉड। चलो भाई ये पूरा आपका सेंटेंस हो गया है, और इस सेंटेंस में आपको क्या लगता है, कोई पोर्शन गलत है या सब कुछ सही है? देखो द सन, ठीक है,
क्या लिखा है? द सन, ठीक है, सूरज। हुज रेज, किसको रिलेट कर रहा है ये? सन को, ठीक है, द सन हुज रेज, ठीक है, जिसकी किरणें, अब किरणें ज्यादा है इसलिए यहाँ पे गिव आएगा, गिव्स नहीं, हुज रेज, क्योंकि यहाँ सन की बात नहीं चल रही। सन की बात होती तो सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे गिव्स आता, लेकिन सूरज की बात नहीं चल रही है, बल्कि उसकी किरणों की बात चल रही है। द सन हुज रेज, सूरज जिसकी किरणें, इसलिए यहाँ पे गिव लिखा है, जिसकी किरण होता तो गिव्स आता, ठीक। तो हुज रेज गिव्स लाइफ, जिसकी किरणें जिंदगी देती हैं, टू द अर्थ, किसको? पृथ्वी को। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? द, क्यों लगा हुआ है आपको पता है? इधर लगा हुआ है द, क्यों लगा हुआ है आपको पता है? क्योंकि ये यूनिक है, अर्थ हो गया, सन हो गया, तो यूनिक चीजों के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है। यही कि ये भी देख लिया आपने। तो गिव द लाइट टू द अर्थ इज रिगार्डेड, ये रिगार्डेड है, संबंधित है, बाय सम पीपल एज अ गॉड, ठीक है, ये कुछ लोगों से रिलेटेड है या रिगार्डेड है एज अ गॉड, किसकी तरह? एक भगवान की तरह, ठीक है। तो यहां पर क्या लग रहा है आपको? कोई पोर्शन रॉन्ग है या ऑल द थिंग्स आर करेक्ट? क्या लग रहा है? करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है ना, कोई भी मिस्टेक नहीं है। द सन हुज रेज गिव्स द लाइफ, है ना, टू द अर्थ इज रिगार्डेड बाय सम पीपल एज अ गॉड, मतलब इट मींस देयर इज नो एनी करेक्शंस, कोई भी करेक्शंस की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑल द सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है। होप यहां तक समझ में आ गया। ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसके आगे की जो कहानी कल अपन करेंगे, एंड होप आज क्या है वैसे? फ्राइडे, ठीक है, सैटरडे। कल आप अपनी पूरी क्लास को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और संडे को फिर एक बार मैं आपको लेके आऊंगा टेस्ट, है ना, आपका प्रोनाउंस से रिलेटेड टेस्ट। तो होप अगर वैसा टाइम रहा तो मैं आपकी क्लास भी ले लूंगा, और प्लस के अलावा अपन यहाँ पे टेस्ट लगा देंगे, यही कि खत्म। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों आपका पूरा पूरा हो गया और इसका टेस्ट हो जाएगा, तो मजा आएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए गुड बाय ऑल, टेक केयर।